नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। क्या कतर पर हमला कर इजरायल ने एक बड़ी गलती कर दी? क्या अब इजरायल घिर जाएगा? दरअसल कतर पर हमले ने अरब जगत में एक भूकंप ला दिया है। इससे अरब देशों में एक बार फिर से एकजुटता बढ़ी है। अरब लीग के देश नाटो जैसे संगठन बनाने की बात कर रहे हैं। आज कतर की राजधानी दोहा में इमरजेंसी अरब इस्लामिक समिट का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें 50 से ज्यादा मुस्लिम देश इकट्ठा होने वाले हैं। दोहा पर इजरायली हमले के बाद यह पहला मौका होगा जब इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम देश एक साथ एक जगह पर और एक समय पर बैठेंगे। यहां से निकला मैसेज इजरायली नहीं, अमेरिका को भी बेचैन कर सकता है। इजरायल ने गाजा में जो किया उससे मुस्लिम देश पहले से ही खफा है, लेकिन कतर में हमले के बाद हालात बिल्कुल बदल गए हैं। ऊपर से यूएन में पाकिस्तान का नाम लेकर जिस तरह से इजरायल ने फटकार लगाई है, उससे कई देशों की बेचैनी भी बढ़ गई है। समिट से पहले सभी सदस्य देशों के मंत्रियों की भी बैठक हुई। बैठक में शामिल देशों ने इजरायल के हमले को लेकर गुस्सा जाहिर किया। नेतन्याहू पीछे हटने को तैयार नहीं। इजरायल का साफ कहना है कि जो भी देश हमास, हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को पनाह देगा, उस पर इसी तरह घर में घुसकर हमला किया जाएगा। नेतन्याहू के कदमों से अरब देशों में इजरायल विरोधी भावनाएं बढ़ी हैं, जिससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है। अमेरिका ने भी इजरायल की कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। हालांकि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो इजरायल पहुंचे। मार्को रूबियो ने यहां इजरायल के बड़े हमले को लेकर अमेरिकी प्रशासन की तरफ से नाखुशी जाहिर की है। अमेरिका का कहना है कि दोहा में हुए इजरायल हमले की जानकारी अमेरिका को पहले से नहीं दी गई थी, जिससे ट्रंप नेतन्याहू से खफा है। लेकिन इजरायल के खिलाफ मुस्लिम देश एकजुट होने लगे हैं। इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताना, समझाना, दिखाना यह जरूरी है कि अरब लीग में कौन कौन से देश हैं और कैसे इसको ऑपरेट किया जाएगा, यानी संगठन में कितने लोग जो हैं वो शामिल होते हैं। सबसे पहले आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। अरब लीग सम्मेलन में कौन कौन से देश हैं? संयुक्त अरब अमीरात इजरायल हमले के बाद कतर के साथ ये खड़ा है। मिस्र सम्मेलन में भाग ले रहा है और गाजा पुनर्निर्माण में ये सहयोग कर रहा है। इराक सम्मेलन में भाग लेने वाला ये देश है। तुर्की सम्मेलन में भाग लेने की संभावना है, हालांकि पुष्टि नहीं हुई। ईरान राष्ट्रपति मसूद सम्मेलन में भाग लेंगे, यह तय है। पाकिस्तान शहबाज शरीफ इस सम्मेलन में भाग लेंगे, यह तय है। मलेशिया प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। कतर जो है वो सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और कतर में ही ये जितने भी मुस्लिम देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, तकरीबन जिनकी संख्या 22 बताई जा रही है, वो सभी के सभी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। चाहे मिस्र की बात कर ले, चाहे हम ईरान की बात कर लें, चाहे हम मलेशिया की बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें, एपोक जो कंट्रीज हैं उनकी बात कर लें, तो वो सारे के सारे जो देश हैं वो शामिल हो रहे हैं। इन ग्राफिक्स के जरिए आपने समझा। अब आपको मेहमानों के पास भी लेके चलेंगे कि सम्मेलन के मायने क्या हैं। मलेशिया के प्रधानमंत्री का आना, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का आना, कतर के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता जो सुप्रीम है उनकी अध्यक्षता में ये सारी जो बैठकें हैं वो हो रही हैं। अब आपको हम मेहमानों के पास लेके चलेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से देश हैं, किस तरीके से ये चीजों को ऑपरेट किया जा रहा है। और अरब लीग में वर्तमान में इस समय 22 देश हैं और सीधे हम अपने मेहमानों के पास चलेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जो है वो जुड़ रहा है। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर अनुज माथुर जी को आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। अनुज माथुर जी, बेहद स्वागत है आपका। जय हिंद सर। जय हिंद। अनुज माथुर जी, जो ये अरब लीग का सम्मेलन बुलाया जा रहा है, कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से नाटो मुल्क हैं, उसी तरफ से अरब लीग जितने भी हैं मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो अपना एक संगठन खड़ा करना चाहते हैं। यानी किसी भी एक मुस्लिम कंट्री पर हमला होता है तो सभी मुस्लिम कंट्री पर हमला के तौर पर उसे देखा जाए या माना जाए। जय हिंद। देखिए, मैं आपको इससे पहले कि आपके प्रश्न का जवाब दूं, एक बात मैं बताने का प्रयास करूंगा कि ये अरब लीग जो है बहुत पुरानी है। मेरे ख्याल से यूनाइटेड नेशन से भी 5-6 महीने पहले ये अरब लीग की स्थापना हो गई थी इजिप्ट में, मार्च 1945 में। इसमें कोई वो नई बात नहीं है, लेकिन असर क्या होने वाला है वो मैं बताने का प्रयास करूंगा। ये अरब लीग की जो बैठक हो रही है, आज से पहले, कतर के हमले से पहले कुछ इस प्रकार का हालात थे
कि ईरान और इराक में युद्ध हो रहा था और ये लोग आपस में कहीं ना कहीं मिले हुए नहीं थे। अब ये जो कतर पर हमला हुआ है, उसने शायद एक इस प्रकार के प्रयास को जागृत कर दिया है, जिससे कि वो अरब लीग दोबारा एक यूनाइटेड होकर के और इजराइल के खिलाफ एक यूनाइटेड फ्रंट बना ले। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी, क्योंकि अमेरिका का इसमें बहुत बड़ा रोल रहेगा। अमेरिका की जो प्रेजेंस है वेस्ट एशिया में या वहां पर, और जिस प्रकार से उन्होंने वहां पर अपने अड्डे अड्डे बनाए, अड्डे तो नहीं कहूंगा, उनके बेसिस बने हुए हैं, उनके मिलिट्री बेसिस, तो उससे इसके बाद से बहुत बड़ा असर मुझे लगता है कहीं ना कहीं पड़ेगा। तो इस वजह से ये मैं बात मानता हूं कि इसके ये जो सम्मेलन हो रहा है, इस सम्मेलन में कुछ ना कुछ उभर करके सामने आएगा। लेकिन दो बातें मैं आपको, आपके दर्शकों को बता देना चाहता हूं। देखिए, आप एक तरफ तो आप क्लेम करते हैं कतर कि मैं मीडिएटर हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, और दूसरी तरफ आपने दुनिया के सबसे दुर्दांत आतंकवादी संगठन हमास को वहां पर राजनीतिक शरण दे रखी है, और वहां पर आपके पास वो हेडक्वार्टर बना हुआ है। इसका भी इतिहास पता होना चाहिए। वो जो जब मूव हुआ था हमास का हेडक्वार्टर दोहा में, वो भी कहीं ना कहीं अमेरिका की शह पर ये हेडक्वार्टर दोहा में मूव किया गया था। हमास का हेडक्वार्टर 1999 तक अमान में था, जॉर्डन में। उसके बाद वो सीरिया दमिश्क पहुंचे। दमिश्क में असद के साथ उनका कोई मतभेद हुआ। तब अमेरिका के कहने पर, ये बात आपको समझने की आवश्यकता है, उन्होंने इसको दोहा में शिफ्ट किया था। और ये दोहा में एक आतंकवादी संगठन को अगर आप पनाह दे रहे हैं और फिर आप ये कहते हैं कि मैं प्रयास कर रहा हूं कि ये युद्ध को रोका जाए और ये हो, तो ये मेरे हिसाब से एथिकली ये बहुत गलत बात है। उसके अलावा आपका जो ऑफिशियल न्यूज चैनल है अल जजीरा, वो वर्चुअल माउथपीस है हमास का। तो हमास का जो इन्वॉल्वमेंट कतर में है, उसने इस प्रकार के हमले को इनवाइट किया है। अब एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो ये है कि कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है अल हदीद, और उस बेस में 10,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। उससे कुल 25 किलोमीटर की दूरी पर इस प्रकार का इतना बड़ा हमला हो जाए, इस बात को ये मानना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि इसकी खबर अमेरिका को नहीं थी। ये कहना बड़ा मुश्किल है। हाँ, ये मानना मुश्किल है। मेरे को हो सकता है कि नेतन्याहू ने अपना एक इंडिपेंडेंट डिसीजन ले लिया हो, लेकिन ये मानना बड़ा मुश्किल है कि उनके सबसे बड़े नॉन नेटो अलाई के पास जाकर के आप हमला कर दें, एयर स्ट्राइक कर दें। और उसके बाद, क्योंकि ये बात भी देखने की है कि ये हमास का हेडक्वार्टर दोहा में है, ये कोई नई बात नहीं। 2012 से ये हमास का हेडक्वार्टर दोहा में है, और इजराइल 2012 से लेकर अभी तक कभी भी उसके ऊपर हमला कर सकता था। आज ही क्यों, उसके पहले क्यों नहीं? तो इसमें कहीं ना कहीं टैसिट अंडरस्टैंडिंग है कि अमेरिका ने कहा हुआ कि नाउ यू आर फ्री टू डू व्हाट यू वांट। ये मेरा आकलन है, हो सकता है गलत हो, लेकिन जहां तक सवाल अरब यूनिटी का है, ये कहना आसान है, होना बड़ा मुश्किल है। कर्नल शिवदान जी से भी एक सवाल ले लेते हैं जी, और यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बेहद स्वागत है। कर्नल शिवदान सिंह जी, अरब जो मुल्क हैं, 1948 की बात कर लीजिए या 1967 की बात कर लीजिए, सभी इन अरब मुल्कों ने एक साथ मिलकर इजराइल पर हमला किया था। 1948 में भी शिकस्त खाई थी, 1967 में भी शिकस्त खाई थी, जीत हासिल नहीं हुई। लेकिन ये जो नई तस्वीर आज हम देखेंगे, अब पूरी दुनिया जो ये नई तस्वीर देखेगी, इस तस्वीर के मायने क्या है और जियोपॉलिटिक्स पर क्या कुछ असर पड़ने जा रहा है? देखिए, मैं यहां बताना चाहता हूं कि 1948 में इजराइल का निर्माण हुआ था। उसकी कंडीशंस ये थी कि पूरे अरब देशों में इन यहूदियों को मार मार करके बाहर निकाला गया था, और ये इन्होंने आकर के इजराइल इस क्षेत्र में जाके शरण ली और अपना नया देश बनाया। आज वो अपनी तरक्की और संगठन से और अपनी एकता से इतने मजबूत हो चुके हैं, शक्तिशाली हो चुके हैं कि पूरे अरब देशों को उन्होंने एक प्रकार से चेतावनी दे दी है कि अभी आप हिम्मत करके देखिए। सन 67 में जब तीनों मिस्र और सीरिया और एक और देश थे, इन्होंने मिलकर के इजराइल पर जब हमला किया था, मिस्र, सीरिया और जॉर्डन थे सर। देखिए, ऐसा है, उस हमले में ये सोच के गए थे ये लोग कि हम नक्शे से
इजराइल का नाम और निशान मिटा देंगे। मगर उसी युद्ध में सिनाई का जो रेगिस्तान है वो मिस्र हार गया इजराइल के हाथों, सीरिया गोलान हाइट हार गया इजराइल के हाथों। तब से ये दोनों इजराइल के कब्जे में हैं। तो इस प्रकार से इजराइल को नक्शे से मिटाने के लिए इन अरब देशों ने बहुत कोशिशें की हैं, पर अरब देश सफल नहीं हुए। और अब अरब देश के कुछ देश इजराइल के साथ अपने संबंध प्रगाढ़ कर रहे हैं, जिनमें एक इजिप्ट भी है जिसको मिस्र बोलते हैं, और सऊदी अरेबिया भी है। इस तरह के कई देश हैं जो इजराइल से अपने संबंध सुधार रहे हैं। तो इसलिए जो अब इनका संयुक्त सम्मेलन हो रहा है, इसमें पूरी यूनिटी नहीं होगी। और अमेरिका के जो सबसे बड़ा बेस है, जो पारस की खाड़ी को प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिका ने बनाया था, वो भी कतर में है। और इस वक्त आपको जान के और भी सूचना मिले हर्ष होगा कि अमेरिका के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इस प्रकार इस वक्त इजराइल का दौरा कर रहे हैं। वो भी इस पर कोई विचार विमर्श करने आए हैं इजराइल के साथ में कि क्या हुआ है और अब क्या भविष्य में करेंगे। तो इसलिए इजराइल को ये अरब देश नक्शे से मिटा नहीं सकते हैं, बल्कि इजराइल इतना शक्तिशाली हो चुका है कि अरब देश उसका लोहा मानने लगे। बिल्कुल। एक कमेंट ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी आपसे भी चाहूंगा। अभी हमने शिवदान जी को सुना, क्या वाकई ये एक फोटो अपॉर्चुनिटी होगी जब ये सारे मुल्क एक साथ खड़े होंगे, या वाकई ये खड़े होंगे साथ में जरूरत पर? आशीष जी, हो ये रहा है कि इन सब देशों में जो रूल करने वाले हैं, जो इलीट हैं, वो तो सब कहीं पे किंग है, कहीं पे प्रिंस है, कहीं पे शेख है। तो इन देशों में कोई डेमोक्रेटिक पद्धति नहीं है। वो अपने पुश्तैनी हक की वजह से वहां पर राज कर रहे हैं। लेकिन ये सब अपनी सुरक्षा के लिए और अपना जो रूल है उसकी स्टेबिलिटी के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं। अब आम जो अवाम है इन देशों में, खासतौर से जो लोअर मिडिल क्लास है इन देशों में, वो अपने प्रिंस कहिए, किंग कहिए, शेख कहिए, उनसे बहुत नाराज हैं, क्योंकि उन्हें आम अवाम को समझ नहीं आ रहा कि क्यों उनके जो मालिक लोग हैं वो इजराइल के साथ चल रहे हैं, इजराइल का क्यों वो कड़ा विरोध नहीं करते हैं। तो अभी जो एंडेवर चल रहा है ये दो वजह से चल रहा है। एक तो ये है, ये आपस में एक दूसरे को दिखाना चाहते हैं कि हम इजराइल के खिलाफ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, तुम भी आओ। और दूसरा है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि वो अपनी जो देश की जनता है उसकी कंजम्पशन के लिए है, अपने देश की जनता को ये दिखाना कि हम काम कर रहे हैं इजराइल के खिलाफ, हम अमेरिका की तरफ बढ़ रहे हैं, हम इजराइल को भी देख लेंगे, चिंता मत करो। क्योंकि हो सकता है कि इनमें से किसी देश में आम जनता इतनी हैरान परेशान हो जाए कि फिर से वहां पर रिवॉल्यूशन हो जाए और इन लोगों का तख्ता पलट हो जाए। तो ये है पूरी कहानी। इनमें से किसी में भी ये शक्ति नहीं है कि वो इजराइल के खिलाफ कोई भी एक्शन ले ले। ये युद्ध 2 साल से चल रहा है, इनमें से किसी ने भी अपने यहाँ पर इजराइल की एम्बेसी को नहीं बंद किया। ये बड़ी बात है कि किसी ने एम्बेसी को बंद नहीं किया। इन्होंने अपनी जो एम्बेसी है इजराइल में उसको भी नहीं बंद किया। अब इजिप्ट है, सुएज कैनल तो इजिप्ट के कंट्रोल में है। इजिप्ट दबाव डालने के लिए बोल सकता था कि सुएज कैनल से हम इजरायली शिप्स को जाने आने नहीं देंगे, नहीं किया। इनमें से अरब लीग के जितने पेट्रोल और गैस प्रोड्यूसिंग कंट्री है, वो दबाव डालने के लिए एक सिंबॉलिक जेस्चर कह सकते थे कि हम अमेरिका को 1% कच्चा तेल कम देंगे, या हम इजराइल को 5% कच्चा तेल और गैस कम देंगे। इन्होंने 2 साल में कुछ नहीं किया। तो 2 साल से ये क्या कर रहे हैं, बीच बीच में यूनाइटेड नेशन में या ओआईसी के या अरब लीग के मीटिंग में इजराइल के खिलाफ एक प्रस्ताव पास कर देते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं है। तो एक सवाल जो है, पहले ग्राफिक्स के जरिए बता दूं, क्योंकि ये सवाल जो है वो सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, वो सवाल जो है हर जगह चल रहा है कि क्या वाकई इजराइल ने गलती की है, क्या इजराइल ने हमला करके गलती कर दी? क्योंकि जिस तरह से अरब कंट्रीज एक साथ खड़े हो रहे हैं और अरब कंट्रीज जो हैं एक साथ एक मंच पर इजराइल के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, तो क्या वो गलती थी? ये बताना और समझाना बेहद जरूरी है कि आखिर चल क्या कुछ रहा है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए जो है वो तस्वीरों के जरिए हम समझाते हैं।
सवाल यह है कि क्या कतर पर हमला इजरायल की बड़ी गलती है? अरब देशों का नाटो जैसा संगठन बनाने पर मंथन चल रहा है। कतर पर हमले से अरब देशों में इजरायल विरोधी भावनाएं बढ़ी हैं। कूटनीतिक और रणनीतिक मोर्चे पर इजरायल को घेरने की कोशिश की जा रही है। अरब रीजन का पूरा समीकरण जो है वो बदलता हुआ दिख रहा है और कतर पर हमले से अरब देश क्या एकजुट हो रहे हैं? अरब देशों का नाटो जैसा संगठन बनाने पर मंथन है। ये वो तमाम सवाल है, इन सभी को आप सवाल के तौर पर रखिए कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है? अरब रीजन का पूरा समीकरण बदल रहा है। पहले एक दूसरे पर हमला करते थे, अब क्या मिलकर इजरायल पर हमला करेंगे? कतर पर हमले से क्या अरब देश जो है वो एकजुट हो गए हैं? और इसी पर हमारे साथ 3 डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे और समझेंगे कि आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रही हैं चीजें। अनुज माथुर जी, एक जानकारी मैं आपसे जानना चाहूंगा और दर्शक भी समझना चाहेंगे कि ये हमला जो किया गया, ये हमला क्या वाकई इजरायल की एक बड़ी गलती के तौर पर देखा जा सकता है या फिर आत्मरक्षा के लिए उठाया गया कदम है? ऐसा नहीं है कि इजरायल को नहीं पता था कि हमास का जो मुख्य ठिकानों में से एक ठिकाना जो है वो इस समय कतर में है। 2012 से ही पता था। हमला अभी इजरायल की तरफ से किया गया, लेकिन मंशा तो यहां कतर पर भी उठती है ना कि आपने एक आतंकवादी संगठन के प्रमुख को अपने यहां पनाह दी क्यों? कतर पर कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, सवाल इजरायल से क्यों पूछे जा रहे हैं? यही मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि क्या होता है कि आपने ये पिछले अभी नहीं 13 साल से आपने उस आतंकवादी संगठन को पाला है और आपका जो मीडिया है वो उस आतंकवादी संगठन की आवाज बन चुका है। आप अल जजीरा का कोई भी जो प्रोडक्ट उसको उठा करके देख लें, तो मेरा ये मानना है कि ये संभावना बनी है। उससे इजराइल से गलती क्या हुई है, ये मैं इस बात को नहीं मानता कि उस इजराइल ने वहां पर अटैक करके गलती करी है, लेकिन इजराइल ने 7 फ्रंट एक साथ खोल रखे हैं, जो मेरे हिसाब से एक मिलिटरीली एक बहुत ज्यादा वाइज एक्शन नहीं होता है, लेकिन वो करने के लिए भी कहीं ना कहीं उनके पास अमेरिका की या किसी की शहर है। अब अमेरिका की क्या परेशानी इसमें मुझे होती हुई नजर आ रही है आशीष की, वो परेशानी ये है कि अमेरिका का इसकी वजह से वहां पर सामंजस्य बैठाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। कतर भी उनका क्लोजेस्ट अलाय है आउटसाइड नेटो और इजराइल सबसे बड़ा उनका मित्र है। अभी भी आप देखेंगे कि मार्को रूबियो ने स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने ये कहा है कि ये काम इजराइल ने ठीक नहीं किया, लेकिन इससे अमेरिका और इजराइल के संबंधों पर कोई असर नहीं होगा। ये बिल्कुल साफ मैसेज है कि जो मैं कह रहा था कि अमेरिका का कहीं ना कहीं टैसिट इसके साथ अप्रूवल अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली है। और ये बात इसको इस संदर्भ में अगर हम देखें कि आप 12-15 साल से वहां पर हैं और हमला सिर्फ आज क्यों, क्योंकि आज क्लियर कर दिया गया था कि आप इस पे हमला कर दें, लेकिन मिलिटरीली इजराइल का 7 फ्रंट्स पे एक साथ लड़ना, हालांकि वो 3 बार इन्हीं 7 फ्रंटों पे एक साथ लड़के जीत चुके हैं, 48 में, 67 में, 73 में यौम किपुर वॉर थी, तो उसमें उसके अनुज माथुर जी, इजराइल के पास विकल्प भी तो नहीं है ना। इजराइल छोटा सा मुल्क है, अगर हमला होता है तो नुकसान बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। हाँ, इजराइल को पता है कि वो 7 फ्रंट अगर खोल रहा है तो वो 7 फ्रंटों पर रह करके उससे वो लोहा ले सकता है, तभी वो खोल रहा है, क्योंकि इजराइल में जो स्ट्रेटेजिक विजडम है वो इजराइल में है। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका को एम्बैरेसमेंट हुआ है, और इसीलिए ये कतर, आप देखेंगे कतर का प्राइम मिनिस्टर वहां गया, क्या स्टेटमेंट आया वहां से? कुछ नहीं आया स्टेटमेंट अमेरिका से। वो लोग आपस में उन्होंने जाके बात करी है और थोड़ा बहुत, तो ये मुझे लगता है कि अमेरिका जो है वो अपना, अगर वो यहां से कंट्रोल उसका कम होता है तो आप ये निश्चित मान के चलें आशीष कि यहां पर चीन और रूस की एंट्री होएगी, और ये जो आज की तारीख में वेस्ट एशिया की पूरी जियो पॉलिटिक्स को और जियो इकोनॉमिक्स को अमेरिका कंट्रोल कर रहा है, वो कहीं ना कहीं उनके हाथ से बाहर निकलती हुई नजर आएगी। इस वजह से अमेरिका को यह लग रहा है कि ये इजराइल का हमला जो कि कतर पर हुआ है वो उनके इंटरेस्ट के लिए डेट्रीमेंटल सिद्ध हो सकता है। लेकिन यह बात मैं आपको बता रहा हूं कि कोई गलती नहीं हुई है, क्योंकि हमला पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी के साथ
हमास के हेडक्वार्टर पे हमास की मीटिंग में किया गया है। इसका वो मुखर रूप से इसके लिए लोग बात कह रहे हैं कि गलत हुआ, लेकिन जिस प्रकार से आप देखें यूएन में जब इसके बारे में डिस्कशन हुआ था, क्या जवाब दिया गया था, कैसे, और वो जो आखिरी के जो 4 सेकंड वाले जो स्पीच था उनके, उसका वो बहुत बड़ी बात है कि ये बिल्कुल साफ है कि इजराइल और दूसरे ऐसे देश जो कि दहशतगर्दी को पसंद नहीं करते, वो इजराइल के साथ खड़े होकर इस बात का यकीन करेंगे कि कोई भी देश जो कि दहशतगर्दी को पाल रहा है, उसको बढ़ावा दे रहा है, चाहे वो कोई भी हो, उस पर हमला होगा। और ये इस बात का बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है कि अमेरिका का स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन नेटो अलाय कतार, उसके ऊपर भी हम जाकर के हमला कर सकते हैं अगर वो आतंकवाद को पनाह देगा। नहीं, यही मेरा सवाल शिवदान जी से मैं लूंगा। शिवदान जी, सवाल बिल्कुल गंभीर है और इस सवाल का जवाब मिलना भी चाहिए। कतर इस बात को अच्छी तरह जानता है और समझता है कि हमास जो है वो एक आतंकवादी संगठन है। अरे भाई, आतंकवादी संगठन है तो आपने पनाह क्यों दी? आपने मीटिंग अपने मुल्क में कराने की इजाजत क्यों दी? इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? एक तरफ तो आप कहेंगे कि हम पीस के समर्थक हैं, पूरी दुनिया में पीस का आप राग अलापेंगे, दूसरी तरफ आप आतंकवादियों का सम्मेलन कराएंगे। देखिए, मैं यहां बताना चाहता हूं कि अरब वर्ल्ड में ईरान एक ऐसी फोर्स है जो पूरा अरब वर्ल्ड उसका लोहा मानता है, और हमास और हिजबुल्ला दोनों ईरान के इशारों पर ही इस वक्त अपनी हरकतें कर रहे हैं, जिसके द्वारा इन्होंने इजराइल पर हमला किया था, जो आपको याद होगा। तो और इनका जो कंट्रोल है दोनों का ईरान में है। ईरान के इशारे पर ही कतर में हमास का हेडक्वार्टर बना, और क्योंकि ईरान के साथ अमेरिका का डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन शुरू हो चुका है, जैसा कि आपने पास्ट में देखा है, तो इसलिए अमेरिका इस बात से इजराइल से नाराज नहीं होगा कि तुमने कतर में हमास के हेडक्वार्टर पर क्यों हमला किया है, क्योंकि इजराइल जस्टिफाइड है ये कहने में, क्योंकि जो भी उसके खिलाफ फोर्स खड़ी होगी इस एरिया में, उसको वो जड़ से समाप्त करना चाहेगा, क्योंकि उसे अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़नी है। इजराइल को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है इजराइल, वो अपने एग्जिस्टेंस को बरकरार रखना चाहता है। और ये फैक्ट अरब देश में कई देश मान चुके हैं, इवन इजिप्ट भी मान चुका है इस बात को, सऊदी अरेबिया भी मान चुका है, और एक और देश भी मान चुके हैं कि यस, इजराइल अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है। तो इसलिए इसमें अमेरिका भी इजराइल से कुछ नहीं नाराज होगा, क्योंकि वो जानता है इससे एक प्रकार से ईरान को ही जवाब दिया गया है। तो इसलिए इस हमले से कोई नाराज नहीं होगा। इसलिए अमेरिका ने अपने फॉरेन मिनिस्टर को इजराइल भेजा हुआ है, उनसे अपने और संबंध अच्छे बनाने के लिए। और इस अभी तक अमेरिका ने इजराइल की कोई कंडेमनेशन नहीं की है इस हमले के लिए, तो इसलिए इसमें कोई बुरा नहीं है। कोई बुरा नहीं है, लेकिन ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, सवाल यह भी उठता है कि ये सारे जो कंट्रीज हैं, अरब मुल्क हैं जो एक साथ आ रहे हैं, इनको लेकर जो माहौल है जियो पॉलिटिक्स का, वो तो गर्मा ही रहा है, लेकिन यहां पर जो एंट्री हो सकती है वो चीन और रूस की भी एंट्री हो सकती है, अगर अमेरिका पीछे हटता है या फिर अमेरिका से ये लोग थोड़ा अलग होना चाहते हैं, तो ये मुझे लगता है कि उसके बाद जो जियो पॉलिटिक्स है वो उसे चेंज करके रख देगा। आशीष जी, ये जो आज ओआईसी के सारे लीडर्स मिल रहे हैं, अरब लीग के सारे लीडर्स मिल रहे हैं, इसमें एक चीज बहुत क्लियर है कि कोई मिलिट्री गठबंधन जैसी कोई बात नहीं है। इनमें से सारे जो देश हैं, 100% हर देश की जो एयरफोर्स है उसमें सिर्फ अमेरिकन हवाई जहाज हैं, अमेरिकन ट्रांसपोर्ट विमान है, अमेरिकन मिसाइल और अटैक हेलीकॉप्टर है। इनमें से सारे देशों में जो आर्मी है, वो सारे देशों की आर्मी में अमेरिकन टैंक हैं और अमेरिकन तोपें हैं, अमेरिकन बख्तरबंद गाड़ियां हैं। इनकी जो सारे देश हैं, इनकी जो कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि अमेरिकन सैटेलाइट सिस्टम पर बेस्ड है, वो टोटली अमेरिकन है। तो ये जो देश हैं पूरी तरह से स्पेयर पार्ट सप्लाई के लिए और अपने टैंक, तो हवाई जहाज, इनके गोला बारूद, अम्युनिशन, रॉकेट, मिसाइल के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं। तो ये देश, ये सोचना, जो कुछ दूसरे प्रोग्राम में मैं था वहां की, क्या ये एक नेटो जैसा मिलिट्री गठबंधन बनेगा, सवाल ही नहीं उठता है। इन देशों में से किसी में भी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपने यहाँ पर एक हथगोला भी बना लें।
वो सब निर्भर करते हैं अमेरिका के ऊपर। क्या चीन और रूस की एंट्री होगी? देखिए, चीन बहुत दूर है, जियोग्राफिकली बहुत दूर है। चीन से वो कोई भी मिलिट्री सपोर्ट क्या दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, क्योंकि चीन से अगर कोई शिप चल पड़ा कोई मिलिट्री इक्विपमेंट लेकर, अभी इस युद्ध में इजराइल के खिलाफ जो इस्तेमाल होगा समझिए, तो उसको अमेरिका की नेवी ने साउथ चाइना सी, इंडियन ओशन, अरब सागर, ओमान की खाड़ी में या पर्शियन गल्फ में ही धर लेना है। अमेरिका की नेवी छोड़ेगी नहीं उसको, वहीं इंटरसेप्ट कर लेगी। रूस रूस जो है, ठीक है, उसकी जरा सॉफ्ट कॉर्नर है ईरान के लिए, लेकिन रूस अपने यहाँ हर रोज, रूस की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, सरकारी कारखाने हैं, जो कुछ भी बना पा रहे हैं वो अगले दिन ही यूक्रेन के युद्ध में खर्च हो जाता है। वरन उल्टा चल रहा है कि रूस को अपने अम्युनिशन के लिए नॉर्थ कोरिया के ऊपर देखना पड़ता है, रूस को अपने ड्रोन्स और यूएवीज के लिए ईरान से मदद चाहिए होती है। तो परोक्ष रूप से प्रैक्टिकल एनालिसिस ये है कि रूस और चीन इस नेटो जैसे संगठन को क्या मदद करने आएंगे? नहीं हो सकता। हाँ, जहां तक यूनाइटेड नेशन की बात है, चाहे यूएनजी हो या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो, वहां पे रूस चीन मजबूती से इन देशों के साथ खड़े रहेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, हमास की मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने हमास पर बैन नहीं लगाया है। आज भी हमास के जो ना भारत सरकार उनको आतंकवादी भी नहीं मानती, भारत सरकार उनको लड़ाके भी नहीं मानते, लेकिन हमास के कार्यकर्ता, हमास के डिप्लोमेट्स अगर भारत में आना चाहते हैं तो भारत में फिलिस्तीन की एम्बेसी है, वो भारत में आते हैं, चले जाते हैं अपना काम करके। सबसे बड़ी बात है, देखिए, अंतरराष्ट्रीय रूल बेस्ड वर्ल्ड में मैं एक एग्जांपल देता हूं, किसी भी देश को हक नहीं है, ये अलग बात है कि अमेरिका इजराइल इस चीज को तोड़ते रहते हैं नियम को, किसी भी देश, क्योंकि वर्ल्ड में एक नियम है कि कोई भी देश दूसरे देश की सवर्णन जो एयर स्पेस है, जो उनकी समुद्र की सीमा है, नहीं जा सकती। मैं एक मोटा सा उदाहरण देता हूं। आज अगर हमास के 4 डिप्लोमेट इंडिया में आ जाएं, समझिए हमास के 4 डिप्लोमेट इंडिया में आ जाएं एक मीटिंग करने के लिए, आ ही सकते हैं, और भारत सरकार उनको रोकती भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर हैं। तो समझिए, उस वक्त अगर इजराइल की एयरफोर्स आकर नई दिल्ली में, जहां पर हमास के डिप्लोमेट ठहरे हुए हैं, अशोका होटल में ठहरते हैं, मुझे मालूम है, मैं उनसे मिल चुका हूं, तो अगर इजराइल की एयरफोर्स या मोसाद आके अशोका होटल में बॉम्बिंग करके चली जाए इन हमास के डिप्लोमेट को मारने के लिए, तो भारत को क्या अच्छा लगेगा कि हमारी एयर स्पेस में, हमारी जमीन में इजराइल आकर कर रहा है? तो हमें ये नहीं सोचने कि कतार नहीं, कल ऐसा भारत के साथ हो सकता है। और अगर हम इजराइल ने जो कतार में किया हम उसको नॉर्मलाइज कर लेंगे, तो कल तो दुनिया के सारे देशों को एक फ्री। मैं अपनी एक बात बताता हूं, पाकिस्तान की आईएसआई के एजेंट बैठे हुए हैं अभी चांदनी चौक में और पुरानी दिल्ली में। तो अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई मुहिम भारत में, अफगानिस्तान के तालिबान की एम्बेसी दिल्ली में है, अगर पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट जो दिल्ली में हैं, वो अगर अफगानिस्तान की तालिबान एम्बेसी पे हमला कर दें किसी वजह से, बीच में बहुत टेंशन हो गई थी, मैं बताना चाहता हूं, तो क्या भारत सरकार इसको मान लेगी कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भारत के अंदर अफगानिस्तान के डिप्लोमेट्स को मार डाला? ये अलाउ नहीं है, किसी भी तरह से अलाउ नहीं है। दादागिरी इज द ओनली वर्ड। अमेरिका करता है, इजराइल करता है, लेकिन समझ सकते हैं तब अगर हम सोचें कि भारत में घुस के अगर कोई ऐसा करे, ये अलाउ नहीं है। नहीं, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है ना, अनुज माथुर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अनुज माथुर जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन देवनाथ जी से एक सवाल कि अब ये पूरा जो मसला है वो जाता हुआ कहां नजर आ रहा है? इजराइल तो देखिए पीछे हटेगा नहीं, वो तो मारेगा, ये तो तय मान के चलिए, और अमेरिका की मजबूरी भी है कि उसको इजराइल को सपोर्ट करना ही पड़ेगा, तो कहां जाकर थमेगा आखिर ये? आशीष जी, देखिए, अब मैं डिप्लोमेसी की बात करता हूं, चाणक्य के समय से ही आ गया है कि दुश्मन का जो दूत है वो दुश्मन नहीं होता है। हम रामायण महाभारत किसी भी किताब को उठा के पढ़ लें, तो हमास के दूत कहां बैठेंगे? किसी इंडिपेंडेंट सेफ जगह पे तो बैठेंगे। दुनिया में जहां पे कोई मूवमेंट होती है, चाहे आतंकवादी मूवमेंट हो, कुछ लोग कहेंगे आजादी की मूवमेंट है, उनका एक ट्रेडिशन है आशीष जी कि एक गवर्नमेंट इन एक्साइल बनती है दूसरे देश में। भारत में भी जब तक हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, गवर्नमेंट इन एक्साइल थी। तो
फिलिस्तीन के लोगों ने अपनी गवर्नमेंट इन एग्जाइल रखी हुई है कतार में। कतार ने बोला है बना लो, अमेरिका का संरक्षण है। जरूरत क्या है? जब एक मीटिंग होती है, समझिए एक मीटिंग है जिसमें कि इजराइल और फिलिस्तीन के लोगों के बीच में बात होनी है, इजराइल और हमास के लोगों के बीच में बात होनी है, बात तो होनी है ना। बिना बात के हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो वो बात करने के लिए हमास का जो डिप्लोमेटिक कैडर है, हमास अपॉइंटेड डिप्लोमेट्स, वो कहां रहेंगे? कहीं तो उनको दुनिया में रहना ना, चाहे पेरिस में रह लें, चाहे मिलान में रह लें, चाहे कतार में रह लें। तो अमेरिका ने बोला है, कतार 1992 में कतार के बीच में और अमेरिका के बीच में जो समझौता हुआ था, उसके तहत अमेरिका की प्रोटेक्शन में ये फिलिस्तीन के डिप्लोमेट्स जो हैं वो कतार में रह रहे हैं। ये नहीं कि कतार बहुत ज्यादा कोई चतुराई कर रहा है। अमेरिका को एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां हमास के लोग और इजराइल के लोग मिलके बात कर सके, चीजों का समाधान निकाल सके। आशीष, मैं जो आपको कहना चाह रहा था, मैं देवनाथ साहब से काफी हद तक सहमत हूं, लेकिन एक बात हमको समझनी पड़ेगी। हमको हमास और फिलिस्तीन में अंतर करना पड़ेगा। हमास आतंकवादी संगठन है, फिलिस्तीन फिलिस्तीन है। तो हम जब भी बात करते हैं, हम फिलिस्तीन की बात करते हैं। और जहां तक सवाल हमास का है, वो मेरे हिसाब से आतंकवादी संगठन है। और इस आतंकवादी संगठन के मुख्यालय को आप अपने राजधानी में बनने देंगे तो मुझे लगता है कि इसको अटैक करने का मेरा पर्सनल मानना है। हमने भी किया। आपने पहलगांव के बाद सिंदूर किया या नहीं किया? वो भी हमने पाकिस्तान के सॉवरेन एयर में जाकर के हमने बालाकोट किया हमने। तो ये जहां तक सवाल इस बात का है कि क्या जब ये प्रूफ आपके पास, निश्चित रूप से हमारे पास प्रमाण है इस बात का कि वो आतंकवादी संगठन है, और मैं बार बार कह रहा हूं कि उनका जो अल जजीरा है या उनके जो ऑफिशियल मीडिया चैनल्स हैं वो लगातार हमास की बात करते रहते हैं, तो इसको कहीं ना कहीं तो रोक लगनी पड़ेगी। और इस बात को, टाइमिंग को आप दोबारा देखिए। इस्माइल हानिया कोई फलस्तीनी लीडर नहीं था, लेकिन उसको भी उन्होंने ईरान में जाकर के मारा। उनको ये पता था कि पिछले इस्माइल हानिया कोई अभी थोड़ी दुश्मन बना है इसराइल का, 20 साल से उनका दुश्मन है। लेकिन उन्होंने जब ये उनको कंफर्म नहीं था इसराइल को कि ये आतंकवादी लोग वहां पर अपना मीटिंग कर रहे हैं, तब तक उन्होंने उसके ऊपर हमला नहीं किया। तो मेरा ये पर्सनल मानना है कि अगर आपको ये लगता है कि किसी ने आपके देश में आतंक फैलाया है और उस आतंकवादी का मुख्यालय एक जगह पर है, तो मुझे लगता है कि आप, जो अमेरिका ने पाकिस्तान में किया था, जो हमने पाकिस्तान में किया, वही इजराइल कतर में कर रहा है। और न केवल कतर में कर रहा है, बाकी तमाम जगह कर रहा है। ये प्रश्न हमने कभी नहीं उठाया जब हिजबुल्लाह की बात हो रही थी, यमन पे हमले हो रहे थे, जब गाजा में लगातार हमले होते चले जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको ये एक सिद्ध निश्चित है कि आपका वहां पर आतंकवादी वार्ता चल रही है, तो इसको करने का, तरीके से करने का मुझे लगता है एक पॉसिबिलिटी होनी चाहिए हर एक के पास। जहां तक सवाल बातचीत का है, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, हमको वेट करने की आवश्यकता है। ये जो महासम्मेलन हो रहा है अरब और इस्लामी राष्ट्रों का, इस महासम्मेलन से निकल करके क्या आता है, उसमें भी कई बातें उनको बातचीत डिस्कस करनी पड़ेगी। ये जितने भी देशों ने अब्राहम अकॉर्ड्स के मार्फत इजराइल के साथ बातचीत करी है, इजराइल को मान्यता दी हुई है, जो यूएई में इजराइल के वहां पर उनकी एग्जीबिशंस में इजराइल के स्टॉल्स। अनुज माथुर जी, मेरा जो अनुभव है और जो मैं समझता हूं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं होगा। एक निंदा प्रस्ताव जो है वो पारित किया जाएगा। उसकी वजह मैं बताता हूं कि वो बिल्कुल पूरी तरह, जो देवनाथ साहब ने बहुत सटीक तरीके से बताया, कि पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर है। आ जाएंगे, क्या करेंगे अमेरिका के खिलाफ? कुछ नहीं कर सकते। तो निंदा प्रस्ताव, और अभी भी जाकर के मैंने ये बताया आपको कि अभी जाकर के अल थानी ने न्यूयॉर्क में जाकर के क्या कर लिया, क्या स्टेटमेंट आ गया वहां से बाहर। स्टेटमेंट जो आया वो यही है कि इससे हमारे इजराइल के साथ संबंध नहीं बिगड़ेंगे। तो मेरा ये मानना है कि ये इस प्रकार का ये एक रूटीन उनकी मीटिंग हो रही थी, और ये होगी। थोड़ा बहुत इसके अंदर डिस्कशन जरूर होगा, थोड़ा बहुत एक स्टेटमेंट जरूर आएगा इजराइल के खिलाफ कि इजराइल ये कर रहा है, आतंकवाद फैला रहा है, वगैरह वगैरह। उससे ज्यादा मुझे कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स जो है वो आज भी अमेरिका के पूरे कंट्रोल में है, और जब तक उनका बिल्कुल वहां पर वो कुछ ना कुछ नहीं कर पाए। आप देखिए कितने उनके वहां पर बेसिस। तो ये मेरा मानना है कि इसका आप देखेंगे
कल हम फिर मिलते हैं और आप इसको देखेंगे कि किस प्रकार से क्या निकल करके इस मीटिंग में ठीक है। आया। कर्नल शिवदान और जी उनके कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आता हूं। अनुज बासु जी। जी ये मैं यही कहना चाहता हूं जो जनरल साहब ने कहा है कि फिलिस्तीन और तालिबान को हमास से कंपेयर नहीं किया जा सकता। फिलिस्तीन के आपको पता है यासिर अराफात को पूरी दुनिया में रिकॉग्निशन था। फिलिस्तीन अपने देश की एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहे हैं। फिलिस्तीन के जो लोग हैं तो वो आतंकवादी की तरह नहीं है जिस तरह की हमास बगैर बात के इजराइल पर हमला कर रहा है। किस लिए कर रहा है? कौन सा देश है हमास का जिसके लिए वो लड़ाई लड़ रहा है? या हिजबुल्लाह का कौन सा देश है जिसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं? इसी प्रकार से तालिबान ने अफगानिस्तान में अपना शासन स्थापित कर लिया है। अब वो रिकॉग्नाइज बॉडी बन चुके हैं। तो तालिबान को और हमास को हम फिलिस्तीन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते और ये नहीं कह सकते कि उनके प्रेसिडेंट दिल्ली में आ जाए तो इजराइल पर हमले कर देगा। ऐसी कोई संभावना तो है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी रिकॉग्नाइज बॉडी है फिलिस्तीन भी और तालिबान भी। इससे आगे मैं यही कहूंगा, जैसा जनरल साहब ने कहा है, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को इससे ज्यादा उनकी कैपेबिलिटी नहीं है। केवल इनडायरेक्टली वो अमेरिका के खिलाफ कोई प्रस्ताव यही पास करेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, इजराइल को सपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी और मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करो, इस तरह की बातें होंगी। इसके ज्यादा वहां पर कुछ कैपेबिलिटी नहीं है किसी भी मिडिल ईस्ट की। मिडिल ईस्ट में एक ही कंट्री है, ईरान, जो कि जिसने इजराइल पर सीधा हमला किया था, और कोई कंट्री ऐसा नहीं है जो इजराइल पर हमला कर सके। और तो ज्यादातर जो इसलिए मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है शिवदान जी, वहां पर या तो राजा है या तो फिर कोई प्रिंस है, या अगर बात कर ले कि कोई खानदानी तौर पर वो शासन करता हुआ आ रहा है। वहां भी समय समय पर लोकतंत्र की मांग उठती रही है। तो अपने आप को युद्ध में झोंक कर अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो मारेंगे नहीं। बिल्कुल यही हाल है, क्योंकि उन्होंने केवल अपनी राजाशाही को बचाया है। उन्होंने कोई अपनी सेनाओं का विकास नहीं किया है, अपनी रक्षा प्रणाली को स्ट्रांग नहीं बनाया है। वो केवल अपनी राजाशाही को मजबूत बनाते रहे, सुरक्षित रखना चाह रहे हैं, और वो खुद अपने देशों में वहां के जो विरोधी हैं उनसे संघर्ष कर रहे हैं। ज्यादातर जितने भी ये राजाशाही वाले देश हैं उनमें उनका विरोध हो रहा है आजकल के मीडिया के युग में, क्योंकि पूरा मीडिया जो है हर जगह पहुंच रहा है और प्रजातंत्र की भावनाएं पूरे संसार में फैलाई जा रही हैं। इसलिए ये राजाशाही वाले देश कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। ये तस्वीरें जरूर वो एक फोटो अपॉर्चुनिटी होगी यूके देवनाथ जी, लेकिन कुछ करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन इसमें एक मुल्क ऐसा है जो सबसे ज्यादा उछल रहा है, वो मुल्क है पाकिस्तान का, जिसका ना लेना एक ना देना दो। अरब कंट्रीज वैसे भी उसे नहीं मानते, तो वो क्यों इतना उछल रहा है यूके देवनाथ जी? वो अपने आप को एक सुप्रीम जो है वो अरब कंट्रीज के बीच में साबित करना चाहता है। खलीफा बनने की तो रेस पहले से ही चल रही है। तुर्की अलग खलीफा बनता है, गल्फ यूएई अलग खलीफा बनता है, और पाकिस्तान भी इसी रेस में कूद पड़ा है। आशीष जी, पाकिस्तान में जो थोड़ी बची खुची डेमोक्रेसी है उसमें क्या होता है कि बहुत वोट मिलते हैं कश्मीर के नाम पर। पाकिस्तान में कितना भी कोई ऑर्डिनरी पॉलिटिकल पार्टी हो, कैसा भी ऑर्डिनरी कैंडिडेट हो, जैसे ही उसने बोला कश्मीर हमारा है, लेके रहेंगे, तो बहुत वोट मिलते हैं। इसी तरह से बाकी दुनिया के जितने मुस्लिम देश हैं, अरब देश हैं, इन सब देशों में इजराइल के खिलाफ बहुत घृणा की भावना है। आपने बड़ी सही बात कही, मैं आपको क्षमा चाहता हूं रोकते हुए। पाकिस्तान में तो गाजा के लिए राहत सामग्री के लिए चंदा जुटाया जाता है, इजराइल से युद्ध करने के लिए चंदा जुटाया जाता है, और वो पैसा कहां जाता है आज तक पता नहीं चला। चंदा जुटाने की खबरें मैंने पढ़ी हैं, लेकिन वो पैसा कहां लगाया गया उसकी खबर मैंने आज तक नहीं पढ़ी। यूके देवनाथ जी प्लीज। जी हाँ आशीष जी, अब पाकिस्तान में बहुत ज्यादा समर्थन है फिलिस्तीन के लोगों के लिए, और पाकिस्तान के जो आम आवाम है उनको समझ नहीं आता कि फिलिस्तीन अलग है और हमास अलग है, तो वोट बहुत ज्यादा मिलते हैं। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है जानने की है कि पाकिस्तान छलांगे क्यों मार रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि ऐसा करके वो अपने को मुस्लिम देशों में थोड़ा अग्रणी दिखाना चाहता है। आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया, खलीफा। जी, एक बड़ा ही दिलचस्प किसी ने वाकया बताया था कि ये पाकिस्तान का इन देशों के बीच में
जाना इस बात का भी इंडिकेशन देता है कि क्या आने वाले समय में इन बड़े अरब मुल्कों से कोई राहत तो नहीं मिल जाएगी, मतलब कुछ पैसे वैसे मिल जाएंगे क्या अनुज माथुर जी? कुछ लोग इस बारे में भी चर्चा कर रहे थे कि बेसिकली कटोरा लेके गया है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको यही बता रहा हूं। ये देखिए, पाकिस्तान की प्रश्न का उत्तर अगर हमें मिल जाएगा तो आपको उसका साफ पता पड़ जाएगा। गाजा पर हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट भी नहीं आ रहा है। आप कतर पे हमला हुआ, उसके 24 घंटे के भीतर यमन पे हमला हुआ, 37 लोगों को उन्होंने वहां पर खत्म कर दिया। उसके बारे में निंदा तो दूर, वहां क्यों नहीं गए शहबाज शरीफ? यमन क्यों नहीं गए शहबाज शरीफ? लेबनान क्यों नहीं जाते शहबाज शरीफ? सीरिया क्यों नहीं जाते शहबाज शरीफ? सिर्फ उस जगह जाते हैं जहां पर उनके कटोरे में हीक पड़ सके, और इसलिए वो कतर जाते हैं। ये वही, आप इसका जवाब हम अगर देखेंगे कि 24 घंटे के अंदर दूसरे देश पे भी उसी देश ने उसी वजह से इतना ही भयंकर हमला किया, उसके बारे में आपके देश से स्टेटमेंट तक नहीं आया। देखिए, पाकिस्तान के जंप मारने की दो वजह है। पहली वजह एक मिलने की पॉसिबिलिटी, और दूसरी वजह कश्मीर के मुद्दे को वहां पर उठाने की पॉसिबिलिटी। ये दो चीजें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान जंप मार रहा है। और आप देखेंगे कि पाकिस्तान का जो स्टेटमेंट होगा, उनकी पहली कश्मीर आएगा, आप ये बात मान लें। बाद में वो गाजा की बात करेंगे, बाद में वो कतर की बात करेंगे। ये पाकिस्तान इतना घटिया मुल्क है कि वो कुछ भी कर सकता है। ईरान शायद इस बात को भूला नहीं है कि किस प्रकार से उसके पीठ में खंजर भोंक करके पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने सरेंडर किया था 12 जून को। सिम मुनीर को जब वहां पर हाउस अरेस्ट में रख करके और उनसे ईरान के खिलाफ काम करवाए गए थे। तो ये सब पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ उसके साथ संबंध रखता है, उसकी तरफ देखता है जो उनको भीख दे सकता है, और जहां से उनको पैसा ना मिलने की जरा भी गुंजाइश नहीं होती है, वहां से वो अलग हो जाते हैं। आप में कोई किसी और देश में वो नहीं गया, वही इजराइल 7 देशों के साथ लड़ाई कर रहा है आज की तारीख में जी, लेकिन कभी किसी के बारे में उसने चर्चा नहीं की, केवल कतर को लेकर कहा। शिवदान जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? चाहता हूं कि इजराइल इस वक्त अरब देशों का सबसे बड़ा शत्रु माना जा रहा है, मगर वही जो पाकिस्तान है, अमेरिका के इशारे पर ईरान के ऊपर जब अमेरिका युद्ध पूरा फुल फ्लैश अटैक करना चाह रहा था, उस वक्त पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ संबंध स्थापित किए, वहां जाके लंच किया, और उसका अमेरिका के इरादा यही था कि पाकिस्तान को बेस बना करके ईरान पर हमला किया जाए, जो ईरान इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन माना जा रहा है। तो पाकिस्तान उस वक्त क्या कर रहा था, जब पाकिस्तान अमेरिका का सपोर्ट कर रहा था ईरान के खिलाफ। अब पाकिस्तान जो है, उसको अचानक याद आई है कि अरब देशों के बीच में इंटरवीन करके वो भलाई लूट ले, और साथ साथ अपना जो दान का कटोरा है उसको भरवा के ले आए वहां से। बिकॉज पाकिस्तान में इस वक्त वहां के सेना प्रमुख के खिलाफ काफी आवाजें उठ रही हैं। उनके खिलाफ वही आवाजें उठ रही हैं जैसे कि नेपाल में सरकार के खिलाफ उठी थी। उसी प्रकार का एक प्रकार का विद्रोह पाकिस्तान में पनप रहा है। इसलिए पाकिस्तान की जनता का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आप देखो, हम मुस्लिम कॉज का कितना समर्थन करते हैं, और अरब देशों की हम के साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये नहीं, कोशिश नहीं, हम अरब देशों के साथ खड़े हैं, यानी हमें इतना ज्यादा प्रायोरिटी मिल रही है कि अरब देश कहां हैं, हम उनके साथ खड़े हो गए। तो हमारा ओहदा ये है, बेसिकली वो ये साबित करने की भी कोशिश कर रहा होगा। शिवदान जी। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, पूरे ये सबको पता होना चाहिए कि अमेरिका पाकिस्तान को अपने कब्जे में ले रहा था ईरान के खिलाफ युद्ध करने के लिए। उस वक्त किसी ने नहीं कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, और अब पाकिस्तान जो है समर्थक बन रहा है अरब देशों का। तो ये बात मैंने आपके चैनल पर ही पाकिस्तान के रिपोर्टर के सामने बोली है कि आप किस मुंह से बात कर रहे हैं। आप जो है एक वक्त वो बातें कर रहे थे और आज ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का कोई स्टैंड नहीं है, पाकिस्तान की कोई इस बात को कोई अरब देश मानने के लिए तैयार नहीं है। अब एक सवाल यह भी उठता है यूकी देवनाथ जी कि अब भारत की भूमिका क्या होगी? देखिए, कतार में जो मीटिंग हो रही है, जाहिर बात है कि
इस मीटिंग में जो भी डेवलपमेंट हो रही है, हमारा विदेश मंत्रालय उसमें सिर्फ इतना ही इंटरेस्ट लेगा कि हो क्या रहा है और क्या होने वाला है। हमें एक बहुत डेलिकेट बैलेंस इसमें रखना पड़ेगा। विदेश मंत्रालय की मुश्किलात ये है कि कतार में 8 लाख भारतीय काम करते हैं। कतार के साथ भारत के राजनयिक संबंध बहुत ही अच्छे हैं। जितने मुस्लिम देश वहां पर हैं, चाहे वो ओआईसी के देश हों या अरब लीग के देश हों, सबके साथ भारत के बड़े अच्छे संबंध हैं, सिवाय पाकिस्तान एंड समझिए थोड़ा बहुत हम नाराज हैं तुर्की के साथ। बाकी हम नहीं चाहते कि कतार में जो डेवलपमेंट हो उसमें हम कोई ऐसा बयान दे दें जिससे हमास या फिलिस्तीन के लोगों को कोई परेशानी हो। हम चाहते हैं कि जो डेवलपमेंट होगी वो इस तरह के डिसीजन लिए जाएंगे कि जो कि पीसफुल हो, मिलिट्री वाले डिसीजन ना हो। अगर वो कोई मिलिट्री वाले डिसीजन लेते हैं तो भारत के लिए बहुत ही दुविधा की स्थिति बन जाएगी, क्योंकि भारत किसी भी स्थिति में नहीं चाहेगा कि ये सारे देश मिलकर इजराइल के खिलाफ एक मिलिट्री अलायंस बनाए, क्योंकि हमारे संबंध इजराइल के साथ भी बहुत शानदार हैं। हमारी डिप्लोमेटिक और साइंटिफिक कम्युनिटी, इंजीनियरिंग कम्युनिटी, हमारे डीआरडीओ, पीएसयू सब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इजराइल से चल रहे हैं। तो भारत आज जो टॉक्स हो रही है उसमें ना भारत कतार, अरब लीग, ओआईसी के देशों के विरुद्ध जाएगा, ना भारत चाहता है कि इजराइल भारत के किसी स्टेटमेंट से नाराज हो। तो वेट एंड वॉच की सिचुएशन रहेगी हमारे विदेश मंत्रालय में। ठीक है, एक फाइनल कमेंट अब लेना शुरू करता हूं। अनुज माथुर जी, शुरुआत आपसे। हाँ, देखिए, जहां तक भारत की स्टैंड का सवाल है, भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। भारत हमेशा से एक 2 स्टेट सोल्यूशन जो मिडिल ईस्ट में इजराइल के साथ है उसका पक्षधर रहा है। और अभी जो यूनाइटेड नेशंस में फ्रांस के नेतृत्व में इसका एक प्रपोजल दिया जा रहा है फिलिस्तीन को करने का, भारत उसके साथ है, अमेरिका भी उसके साथ है। हमारे संबंध इजराइल के साथ बेहतरीन है। इजराइल इस बात को मानता है। हर युद्ध में 47 से लेकर के 2025 तक हर एक युद्ध में इजराइल हमारे साथ खड़ा रहा है। तो हम किसी भी प्रकार से इजराइल के साथ संबंध हमारे खराब होने की संभावना नहीं है। इजराइल हमारे इस स्टैंड को समझता है और वो हमारी सिचुएशन को जानता है, और कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी किसी प्रकार का चीज वहां से नहीं आई है। भारत का स्टैंड और भारत की विदेश नीति बिल्कुल साफ और क्लियर है।